झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पूरी पोल पट्टी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग घोटाले में फंसे हैं, तो वहीं उनके अधिकारी आम जनता की खून पसीने की कमाई अपने घरों में भर रहे हैं। निलंबित और गिरफ्तार हो चुकी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पास बेशुमार दौलत मिलने के बाद इस मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण कुमार एक्का की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के करीबी और कई ठेकेदारों के झारखंड और बिहार के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी क्रम में ईडी की टीम ने रांची में विशाल चौधरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। विशाल चौधरी को पूजा सिंघल का बेहद करीबी माना जाता है। विशाल चौधरी के रांची स्थित अशोक नगर के आवास के अलावा मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। विशाल चौधरी के ठिकाने पर भारी मात्रा में नकदी भी मिलने की सूचना है, जिसके बाद ईडी की ओर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगवाई हैं। सूत्रों के अनुसार विशाल चौधरी आईएएस पूजा सिंघल के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण कुमार एक्का का भी काफी करीबी बताया जाता है। ईडी की टीम ने आज सुबह में जैसे ही विशाल चौधरी के घर में छापेमारी की, उसने अपना आईफोन कचरे के ढेर में फेंक दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने उसे बरामद कर लिया है। वहीं विशाल चौधरी के घर के बाहर कई कागजात भी मिले हैं, जो मीडिया कर्मियों के हाथ लगे हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि विशाल चौधरी का कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीबी संबंध था और वह ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता था। इधर ईडी ने एक आईएएस अधिकारी के कथित करीबी बिल्डर निशित केसरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। बताया गया है कि निशित केसरी ने हाल के दिनों में हरमू, अशोकनगर और कटहल मोड़ में कई अपार्टमेंट का निर्माण कराया है। ईडी की टीम को विशाल चौधरी और बिल्डर अनिल झा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई साक्ष्य मिले, जिसके बाद निशित केसरी के पुंदांग स्थित घर में छापेमारी की। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि विशाल चौधरी का मोबाइल मोहल्ले के कचरे में बरामद किया गया। कचरे में एप्पल का आईफोन पहली बार सुनने को मिला है। लगता है कचरा ही झारखंड में सब कुछ है। वहीं विशाल चौधरी के घर छापेमारी के बाद झारखंड मनरेगा घोटाले में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मनरेगा घोटाले में बीते 6 मई को भी ईडी ने छापेमारी की थी। आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा था। इस दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद से सीए को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। पूजा सिंघल एवं अन्य आरोपियों से पूछताछ से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी पहली बार जुबानी भिड़ंत हुई और बदले मौसमों के मिजाज के बीच दोनों की बहस ने फिर से सियासी गर्मी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच कानून व्यवस्था को लेकर जमकर वार पलटवार हुआ, लेकिन इस बहस में योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को जमकर धोया। अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार यह नहीं कहती है कि लड़कों से गलती हो जाती है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध को नियंत्रित करने में सरकार नाकाम साबित हुई है। अखिलेश ने कहा कि सरकार नई बनी है, लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। गोरखपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, सिद्धार्थनगर में महिला को पुलिस ने मार दिया। सरकार क्या कर रही है? क्या थाने ऐसे अराजकता का केंद्र बन जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी ने इस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अगर अपराधी है, चाहे वह कोई भी है, उसके खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के तहत कार्रवाई होती है। नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझते भी हैं और स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई है। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा, आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पुजारी हैं, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है। योगी ने कहा कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण है कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है। आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है, वह अभिनंदनीय है। खास तौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और इसके साथ ही प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 पॉक्सो कोर्ट की स्थापना भी कराई गई।
अपराध में 5 वर्षों में कमी का दावा करते हुए योगी ने कहा कि कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र राज्यपाल के अभिभाषण को सुनते तो बहुत सारी बातें उनके सामने साफ होती। अभिभाषण का जब जवाब देंगे तो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। गौरतलब है कि रेप आरोपियों को फांसी की सजा का विरोध करते हुए अखिलेश यादव के पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। मुलायम के उसी बयान को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर अखिलेश को जवाब दिया और कहा, यह भाजपा की सरकार है, यहां अपराधियों को लेकर यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में भी कुछ लोगों ने हरकत की थी, कुछ लोगों ने गर्मी दिखाने की बात की और गर्मी शांत हो गई। पहले की सरकार में 700 से ज्यादा अधिक दंगे हुए थे। 2017 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी ने कहा, कुछ लोग कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे थे, ऐसे लोगों को जनता ने किसी लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई, आजमगढ़ में जहरीला शराब कांड हुआ था, उसमें साफ तौर पर सपा नेताओं के खिलाफ सबूत मिले थे, उनके नाम लेंगे तो तकलीफ होगी। बहरहाल विधानसभा में हुई इस गर्म बहस की चर्चा हर तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच की दूरी विधानसभा में भी दिखने लगी है। अभी तक अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठने वाले शिवपाल यादव अब भतीजे के पास नहीं बैठना चाहते। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सीट बदलने की गुजारिश की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर स्थान दिए जाने की मांग की है। वह सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। इस बार सभी विधायकों की सीटें तय की गई हैं। शिवपाल यादव की सीट सपा विधायक मनोज पारस और अब्दुल्ला आजम के साथ है। सूत्रों का कहना है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। वे इस समय जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। कई साल पहले भतीजे अखिलेश से रास्ता अलग कर चुके शिवपाल ने इस बार गठबंधन के तहत सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा में सपा सदस्यों ने विभिन्न कारणों से अपनी सीटें बदल दी हैं। कुछ वरिष्ठ सदस्यों को अब आगे की सीटें दी गई हैं। शिवपाल यादव ने भी अपनी सीट बदलने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल महमूद और महबूब अली को अगल बगल की सीट दी गई है। इसी तरह इरफान सोलंकी और उनके मित्र विधायक को साथ बैठने के लिए पहले से तय सीट बदल दी गई है। स्थूल काया वाले 2 सदस्यों को अब डेस्क वाली सीट दी गई है। वरिष्ठ सदस्य दुर्गा यादव और आलम वर्दी को आगे की सीट दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि युवा सांसद संग्राम सिंह और आशु मलिक को आगे की सीट आवंटित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सपा के कुछ सदस्य अभी भी सिटिंग व्यवस्था से नाखुश हैं। वह बैठने के लिए आगे की सीट चाहते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सदन में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कौन कहां बैठेगा। सपा के अनुरोध पर सीट पर नाम की चिप बदल दी गई है। यूपी विधानसभा पेपरलेस हो गई है। अब सदन की कार्यवाही टैबलेट से हो रही है। सभी मंत्रियों और विधायकों के सीट पर टैबलेट लगा है, लिहाजा उसी के अनुसार सभी को सीट आवंटित किया गया है, क्योंकि टैबलेट संबंधित विधायकों के फिंगरप्रिंट और लॉगिन पासवर्ड से ही खुलेगा। सीट बदलने की स्थिति में उनके टैबलेट को भी हटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जयंत चौधरी इंतजार करते रहे और चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी उम्मीद में बैठे रहे कि अखिलेश यादव उनके लिए राज्यसभा का दरवाजा खोल देंगे और उनकी सियासत फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने दोनों को गच्चा देते हुए राज्यसभा का टिकट कपिल सिब्बल को थमा दिया। कांग्रेस में किनारे लगा दिए गए कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट मिलता नहीं दिखा तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसका खुलासा तब किया जब अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैंने तो कांग्रेस से 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। मजे की बात यह है कि कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। राज्यसभा का वे बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के नेताओं का खुलकर मुकदमा लड़ेंगे। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए और वे अखिलेश यादव के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी राज्यसभा में कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।
अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। सिब्बल को टिकट देने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद भी बेकरार थे। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी वजहें हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेल से निकलने के बाद आजम ने सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े। खास बात यह कि जेल से निकलने के बाद आजम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से दो निशाना साधने की कवायद की है। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा और दूसरा आजम खान को भी साध सकेंगे। चारा घोटाले में लालू यादव का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को राजद बिहार से राज्यसभा भेजने का मूड बना रही थी। राजद को बिहार में इस बार राज्यसभा की 2 सीटें मिलनी तय है। ऐसे में एक सीट पर पार्टी सिब्बल को उच्च सदन में भेजना चाहती थी। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार का कानूनी पचड़ों में फंसना बताया जा रहा है। सिब्बल अभी चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू के वकील हैं। इसके अलावा लालू के ठिकानों पर पिछले दिनों ही सीबीआई की रेड पड़ी है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर भी एक मामले में केस दर्ज है। ऐसे में राजद कपिल सिब्बल को साथ जोड़कर लीगल तौर पर मजबूत होने की तैयारी में थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पर सीएम रहते हुए माइंस की लीज लेने का आरोप है। इस मामले में सदस्यता रद्द करने का केस चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। इसके साथ ही यह मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट में सोरेन की तरफ से इस मामले की पैरवी कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि झामुमो अपने कोटे से सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मन बना चुकी थी। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सत्ताधारी दल को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट पर फाइट होने की संभावना है। पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। राहुल के रहते कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है। ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि मथुरा का मंदिर भी तोड़ा था। यह बात किसी दूसरे ने नहीं बल्कि इतिहासकार इरफान हबीब ने कबूल किया है। ये वही इतिहासकार हैं जिन्होंने अयोध्या में हुई खुदाई में मिले अवशेषों को नकारा था और विवादित भूमि को कब्रिस्तान बताया था। लेकिन अब वही इरफान हबीब यह कह रहे हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने गलत काम किया था। वैसे ही अब सरकार भी क्या गलत काम करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा क्या है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी और मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। प्रोफेसर इरफान हबीब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था और उस जमाने में छुपकर काम नहीं होते थे। इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की घटना दर्ज है। हिंदू मंदिर के प्रतीक ज्ञानवापी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी पुराने समय में मस्जिद या मंदिर बने तो उसमें बौद्ध विहारों के पत्थर मंदिरों में मिले हैं, तो क्या मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से मंदिर टूट जाएंगे क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म के पत्थर लगाए गए हैं। हालांकि इरफान हबीब ने कहा कि मैं हिस्टोरियन हूँ, पॉलिटिक्स नहीं करता। ज्ञानवापी मस्जिद पर उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ज्ञानवापी के कानूनी मसले पर इरफान हबीब बोलने से बचते रहे। इरफान हबीब ने स्पष्ट तौर पर बताया कि बनारस का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था और मथुरा का मंदिर भी इसमें शामिल है, जिसे राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल में बनवाया था। उन्होंने बताया कि यह 2 मंदिर प्रमुख हैं जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था और इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा जो चीज़ सन 1670 में बन गई हो, क्या अब उसे तोड़ सकते हैं? यह स्मारक एक्ट के खिलाफ है। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि मंदिर जानकर ही औरंगजेब ने काशी मथुरा का मंदिर तोड़ा था। बनारस का मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में खुलकर नहीं बताया, लेकिन मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर जहांगीर के समय में भव्य बनाया गया था। मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने कहा था कि मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। हालांकि मुगल काल में मंदिर बने हैं, लेकिन काशी मथुरा के मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। अयोध्या में मंदिर बनने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सन 1992 में अयोध्या में मस्जिद तोड़ दी गई। उसको चाहे जितना बुरा भला कहें, लेकिन मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। नई इमारत अब बना सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जमीन दे दी है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने बताया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें जिक्र नहीं था। शिवलिंग बनाने का एक कायदा होता है, हर चीज को शिवलिंग नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि जो मुकदमा दायर किया गया उसमें शिवलिंग का जिक्र नहीं था, लेकिन अब शिवलिंग को मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जब मंदिर तोड़े गए तो उसके पत्थर मस्जिदों में इस्तेमाल किए गए। बहुत सी मस्जिदों में हिंदू प्रतीकों के पत्थर प्रयोग किए गए थे। प्रोफेसर इरफान हबीब ने बताया कि बहुत से मंदिरों में भी बौद्ध धर्म से जुड़े पत्थर मिल जाएंगे। राणा कुंभा का चित्तौड़ में बड़ा मीनार है, उसके एक पत्थर पर अरबी में अल्लाह लिखा है, तो उसे मस्जिद नहीं कह सकते। यह बेवकूफ़ी से भरी बातें हैं। क्या मुसलमान कहेंगे यह मस्जिद है और हमें दे दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने चीन से चंदा लिया तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर चिदंबरम पिता पुत्र यानी पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने अवैध तरीके से 1 या 2 नहीं बल्कि 263 चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलवा दिया और बदले में मोटा माल वसूला। इसी मामले में सीबीआई ने कांग्रेस के पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करके छापेमारी की थी। अब उसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार मानते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इस केस को टेकओवर कर लिया है। ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले में ईडी द्वारा कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में इस मामले को दर्ज करने के बाद आगे की तफ्तीश प्रारंभ कर दी गई है। इस मामले में सीबीआई से ईडी को एफआईआर सहित कुछ दस्तावेज प्रदान किया गया है, लेकिन ईडी ने हाल ही में एक और खत सीबीआई को लिखा है और सीबीआई की छापेमारी के दौरान मिले अन्य दस्तावेजों और सबूतों की डिटेल्स मांगी है, जिससे ये मामला और बेहतर तरीके से जांचा जा सके। 26 मई को सीबीआई की टीम कार्ति चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है। ये पूछताछ दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी। हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया से बचने के लिए कार्ति चिदंबरम ने अपने वकील को सीबीआई मुख्यालय भेजा था और किसी अन्य दिन आने की गुजारिश की थी, लेकिन जब सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए खुद आना चाहिए, इसके बाद वकील द्वारा जब कार्ति को सूचित किया गया तब कार्ति ने सीबीआई को पूछताछ में आने का भरोसा दिया। असल में ये मामला पंजाब में स्थित एक पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन के करीब 263 लोगों को गलत तरीके से यानी अवैध तौर पर पैसे अर्जित करके वीजा उपलब्ध कराने का है। इस मामले में पैसों का जो भी लेन देन हुआ वो विदेश से किया गया। लिहाजा इस बात के मद्देनजर कुछ दिनों पहले सीबीआई द्वारा एक एफआईआर दर्ज करके मामले में 9 प्रमुख लोकेशन पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। सीबीआई की टीम ने दिल्ली में जोरबाग स्थित पी चिदंबरम के आवास पर चेन्नई, कर्नाटक, उड़ीसा, बंबई, पंजाब में छापेमारी को अंजाम दिया था। उसके बाद इसी मामले में कार्ति चिदंबरम के बेहद खास सहयोगी भास्कर रमन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि भास्कर रमन पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक इसी आरोपी के मार्फत अवैध वीजा से जुड़े पैसों के लेन देन को अंजाम दिया गया था। इस केस में कार्ति चिदंबरम के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा उनके वकीलों के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सीबीआई की कोर्ट ने खारिज करते हुए जांच एजेंसी को एक नोटिस भी दिया कि कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से पहले करीब 72 घंटे पहले उन्हें आप सूचित करेंगे, उसके बाद ही उन्हें आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यासीन मलिक, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाया, कश्मीर की आज़ादी की वकालत करता रहा और बम बारूद और बंदूक के दम पर डर फैलाता रहा, उस यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में यह सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में कहा कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया। वहीं प्रतिबंधित आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ, इस संगठन ने कभी भी कश्मीर का भला नहीं चाहा। कभी वहां के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया, तो कभी कश्मीर को बांटना चाहा, तो कभी वहां के युवाओं को आतंकी हिंसा में झोंककर उन्हें अलगाववाद के रास्ते पर ले गया। और इस सब के पीछे जो दिमाग था वो था जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक का। यासीन मलिक सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया। यासीन के साथ 3 अन्य आतंकी भी पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गए थे। इनमें यासीन मलिक, अशफाक माजिद वानी,
हमीद शेख और जावेद मीर शामिल थे। इन 4 आतंकियों को हाजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब इन चारों में से 2 आतंकी हमीद और अशफाक मारे जा चुके हैं। साल 1987 के बाद से यासीन मलिक व उसके साथी कश्मीर की कथित आज़ादी के नारे के साथ कश्मीरी मुस्लिमों को गुमराह करने में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और फिर कश्मीरी हिंदुओं की मां बहनों के साथ रूह कपाने वाले कारनामे कर उन्हें कश्मीर घाटी से पलायन करने पर विवश कर दिया। यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था। बदले में आतंकी अपनी मांगे मनवाने में कामयाब रहे थे। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। वहीं अगस्त 1990 में यासीन मलिक हिंसा फैलाने के विभिन्न मामलों में पकड़ा गया और 1994 में वो जेल से छूटा। जेल से छूटते ही उसने कहा था कि अब वो बंदूक नहीं उठाएगा, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगा। 1994 में जेल से छूटने के बाद 1998 तक वो कई बार पकड़ा गया और कभी 1 माह तो कभी 3 माह के बाद जेल से छूटता रहा। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अक्टूबर 1999 में यासीन मलिक को पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद वो जेल से छूट गया और 26 मार्च 2002 को उसे हवाला से संबंधित एक मामले में पोटा के तहत फिर गिरफ्तार किया गया था। साल 2009 में उसने पाकिस्तान की रहने वाली मुसाल मलिक से शादी की। दोनों की एक बेटी रजिया सुल्तान है जो साल 2012 में पैदा हुई थी। साल 2013 में उसने पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद के साथ मिलकर कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आम कश्मीरियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। गौरतलब है कि यासीन मलिक पर यूपीए के तहत कई मामले दर्ज हैं, जैसे कि धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, भारतीय दंड संहिता धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 124 देशद्रोह, साल 2017 के हिंसा से जुड़े कई मामले। आतंकी बुरहान की मुठभेड़ में मौत के बाद साल 2016-17 में कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी थी। इसके बाद जांच एजेंसी NIA ने यासीन मलिक और अन्य अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि मलिक ने आज़ादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। NIA ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो चुनाव सपा ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के चेहरे पर लड़ा था। ये बात अलग है कि जब सपा चुनाव जीती तो पुत्र मोह में मुलायम ने सीएम पद अखिलेश को थमा दिया, लेकिन उसके बाद से अब तक 4 बड़े चुनाव अपने नेतृत्व में अखिलेश यादव हार चुके हैं। 2014 व 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 व 2022 का विधानसभा चुनाव। मतलब यह कि अपने नेतृत्व और चेहरे पर अखिलेश यादव ने सियासत में कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही वो भाषाई मर्यादा भी नहीं सीख पाए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस में अखिलेश ने अपना आपा खो दिया और तू तड़ाक पर उतर आए। बात इतनी अधिक बढ़ गई कि खुद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी को खड़े होकर माहौल को शांत करना पड़ा। दरअसल विधानसभा में अखिलेश यादव भाजपा पर तंज कसते हुए अपने काम गिना रहे थे, तो इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्या सफाई की जमीन बेचकर मेट्रो सड़क एक्सप्रेसवे बनवाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष भड़क गए और जवाब में कहा कि तुम अपने पिताजी से पैसा लेकर आते हो, राशन बांटा तो पिताजी का पैसा था। अखिलेश के यह कहते ही दोनों तरफ से शोर शराबा होने लगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और सबको मर्यादा में रहने की नसीहत दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर 1 घंटे से अधिक समय तक हमले किए। इसके बाद योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए तो उन्होंने सपा पर पलटवार शुरू किया। अखिलेश यादव उन्हें बीच बीच में टोकने लगे। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के भाषण के बीच खड़े होकर उनसे पूछा कि वह बताएं कि लोक भवन में कब बैठ पाएंगे। केशव ने जवाब दिया कि लोक भवन में कमल खिल गया है और खिला रहेगा। साइकिल पंक्चर ठीक हो गई, उसे यूपी की जनता ठीक नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि वह PWD मंत्री रहे हैं, ये भूल गए कि उनके जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, बताएं 4 लेन किसने बनाई। केशव ने जवाब दिया, अध्यक्ष जी कृपया इन्हें बता दीजिए कि 5 साल सत्ता में नहीं रहे, फिर 5 साल के लिए फिर से विदा हो गए हैं। 2027 में चुनाव आएगा, फिर कमल खिलेगा। सड़क किसने बनाई है,
एक्सप्रेसवे किसने बनाई है, मेट्रो किसने बनाई है? ऐसा लगता है आपने सफाई की जमीन बेचकर आपने यह सब बना दिया है। यह सुनते ही अखिलेश यादव बिफर पड़े और कहा, तुम पिताजी से पैसा लाते हो यह सब बनाने के लिए? राशन बांटा है तो पिताजी से पैसा लाए हो? अखिलेश के इतना कहते ही दोनों ओर के विधायक खड़े हो गए और हंगामा होने लगा। हंगामा बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। उन्होंने सबको मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि सहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में ठीक करवा सकते हैं, लेकिन तू मैं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह गलत परंपरा होगी और देश में गलत संदेश जाएगा। जब एक सदस्य खासकर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हों तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना ठीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सिर्फ सत्ता पक्ष से मर्यादा की अपेक्षा ना करें, विपक्ष भी इसका पालन करे तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कल तक कपिल सिब्बल आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहने की बात किया करते थे। गांधी परिवार से खटपट के बावजूद उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं कही। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल होता तब कपिल सिब्बल उस पर तरह तरह के आरोप लगाते थे। G23 के ही नेता जितिन प्रसाद ने जब कांग्रेस छोड़ी तब कपिल सिब्बल ने उन पर तीखी टिप्पणी की थी। सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा था कि उनका बीजेपी ज्वाइन करना प्रसाद की राजनीति है, लेकिन आज इसी प्रसाद की राजनीति कपिल सिब्बल करने लगे। राज्यसभा की सीट पाने के लालच में चुपके से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव के साथ निकल लिए। जितिन प्रसाद के पास मौका भी था और दस्तूर भी, इसीलिए उन्होंने कपिल सिब्बल के पुराने ट्वीट को रिट्वीट कर सिब्बल से पूछा कि प्रसाद कैसा है सिब्बल जी। दरअसल 2021 में जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन किया था तब सिब्बल ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका बीजेपी का दामन थामना प्रसाद की राजनीति है। सिब्बल ने यह भी कहा था कि अगर जीवन के किसी मोड़ पर कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह अनुपयोगी भी मान लिया तो वो पार्टी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा सिब्बल ने जितिन की विचारधारा पर सवाल उठाया था। अब कानपुर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने उनके समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने पर उन्हें पुराने ट्वीट याद दिलाते हुए कहा कि प्रसाद कैसा है सिब्बल जी। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 का हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व और संगठन को पूरी तरह से बदलने का आह्वान किया था। वो हाल के हफ्तों में गांधी परिवार के नेतृत्व की आलोचना के बारे में भी मुखर रहे थे। उनके इस्तीफे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कपिल सिब्बल बड़े नेता रहे हैं। कपिल सिब्बल ने हाल ही में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का प्रतिनिधित्व किया था। आजम खान को 2 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। वहीं अगले महीने राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11 सीटें शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।